हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ। उसका नाम है ब्लैक। मूवी का स्टार्ट 1964 के टाइम पे होता है और हम देखते हैं कि दो प्रेमी गणेश और ललिता अपने दोस्त मनोहर की मदद से घर से भाग रहे होते हैं। मनोहर उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोग घर से ना भागो, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। जिस पे गणेश उसे जवाब देता है कि घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ललिता ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है और अब हमारे पास वाहिद रास्ता यही है कि हम शादी कर लें। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनको रुकना पड़ता है, क्योंकि उनके रास्ते में एक गाड़ी स्टक हुई हुई है और उस गाड़ी पे एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। ललिता उस मूर्ति को बड़े गौर से देखती है, जैसे उसका उस मूर्ति से पुराना गहरा ताल्लुक हो। खैर, मनोहर गणेश और ललिता को अपने फार्म हाउस पे ले आता है और उनको उनके रूम में छोड़ देता है। रूम से बाहर निकलते हुए हम देखते हैं कि गणेश काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। गणेश अपने रूम में आके काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है और वो साथ साथ बुड़बुड़ा रहा होता है कि ललिता ने उसके साथ ठीक नहीं किया और ललिता और गणेश को इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। और वो उनको मारने के इरादे से अपनी गाड़ी पे जाता है ताकि वो वहाँ से गन ले सके। अचानक उसको वहाँ पे अंधेरा नजर आता है, जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो गाड़ी से बाहर निकल के देखता है तो वो देखता है कि पीछे काफ़ी अंधेरा है। वो आगे जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसको अचानक गणेश और ललिता की आवाज़ आती है। वो वापस फार्म हाउस में आके देखता है और वो देखता है कि ललिता और गणेश को किसी ने गोली मार दी है। वो गणेश को उठाता है और उसे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर किसने इसके साथ ऐसा किया। इससे पहले गणेश कोई जवाब दे सकता होता, गणेश मर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम का और हम देखते हैं कि उपला पकम के पुलिस स्टेशन में एक फीमेल ने कॉल करके बताया कि वो मुसीबत में है और पुलिस शक के आधार पर उसके पति वसंत को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आई है। अब उससे पूछताछ शुरू की जाती है और उससे पूछा जाता है कि उसकी पत्नी कहाँ है, जिसपे वो जवाब देता है कि उसको नहीं पता कि उसकी पत्नी कहाँ है। अब हमें 48 घंटे पहले का टाइम दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अरनिया नाम की लड़की पब के बाहर अपनी दोस्त प्रभा के साथ गाड़ी में बैठ के अपनी मैरिड लाइफ को डिस्कस कर रही होती है। प्रभा उससे मोटिवेट करती है कि चीज़ें बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और फिर वो दोनों पब के अंदर चले जाते हैं। क्लब के अंदर वसंत भी अपने दोस्तों के साथ आया होता है और वहाँ उसका एक दोस्त उसको कैटामाइन नाम की ड्रॉप्स दिखाता है जो कि डॉक्टर एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं। और वो वसंत को बताता है कि अगर इसके 1-2 ड्रॉप्स ले लिए जाएं तो इससे बड़ा हैवी वाला नशा होता है। वसंत उससे वो ड्रॉप्स लेके अपने पास रख लेता है। तभी हम देखते हैं कि अरण्या और उसकी फ्रेंड्स को एक लड़का तंग करता है। वसंत ये देख लेता है और वहाँ पहुँचता है और उस लड़के को बुरी तरह मारता है। खैर, वसंत का एक दोस्त लास्ट में आके मैटर को सेटल करता है और वसंत को बताता है कि वो लड़के अब मस्ती नहीं करेंगे। वसंत अपनी वाइफ अरनिया के साथ अपने घर वापस जा रहा होता है। तभी अचानक वो दोनों लड़के बाइक पे उसका पीछा करते हैं और उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ देते हैं। वसंत दोबारा गाड़ी से उतरता है और उनको मारने के लिए भागता है, लेकिन तब तक वो लड़के निकल चुके होते हैं। ये देख के अरनिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वसंत ये देखते हुए डिसाइड करता है कि क्यों ना वो कुछ दिनों के लिए अपने कोस्टल साइड बंगलों में जाके रहें, जो कि इन्होंने हाल में ही ख़रीदा है। सो वसंत अरनिया को लेके बंगले की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। रास्ते में गाड़ी में वो रेडियो पे सुनते हैं कि आज के दिन सुपर मून दिखने का चांस है, जो कि काफ़ी सालों बाद नज़र आने का चांस बन रहा है और लास्ट टाइम वो 1964 में दिखाई दिया था। रास्ते में उनको एक चौक में वही मूर्ति दिखाई देती है जो कि 1964 में ललिता ने देखी थी। वसंत मूर्ति को देखते हुए कहता है कि शायद मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है, जिस पर अरनिया जवाब देती है कि ये डेजा वू होता है। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हमने चीज़ें देखी हुई हैं और हमने ये पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वो कुछ ही देर में कोस्टल पैराडाइज विला में आ जाते हैं। ये एक न्यू सोसाइटी होती है जहाँ पे नए घर बने होते हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ वसंत और अरनिया ने ही यहाँ पे शिफ्टिंग की होती है। सोसाइटी का मैनेजर उन्हें खुद वेलकम करने के लिए आता है। अरनिया सोसाइटी के मैनेजर से पूछती है कि क्या सोसाइटी में कोई चर्च भी है, जिस पे मैनेजर जवाब देता है कि यहाँ पे कोई चर्च नहीं है। अरनिया पूछती है फिर वो रास्ते में ऐसा स्टैचू लगा हुआ है कि जैसे ये रास्ता चर्च की तरफ जाता है, जिस पे मैनेजर जवाब देता है कि वो स्टैचू अपनी मर्जी से वहाँ लगा है
क्योंकि सालों पहले जब भी इस स्टैचू को यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की गई, हमेशा गाड़ी इस स्पॉट पे आके ख़राब हो जाती थी। सो लिहाजा इस स्टैचू को यहीं प्लेस कर दिया गया। वसंत और अरनिया कुछ देर रेस्ट करने के बाद डिसाइड करते हैं कि क्यों ना करीब की सुपरमार्केट जाया जाए ताकि घर के लिए कुछ सामान लेकर आ सकें। सो वो सुपरमार्केट चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ सामान खरीद ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि वही दो लड़के जिनसे उनका कल रात को झगड़ा हुआ था, वो लड़के वहाँ मौजूद हैं। सो अरनिया ये देख के घबरा जाती है और वो घर वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन वो लड़के सामने से आके बात करते हैं और अरनिया और वसंत को सॉरी कहते हैं, जिस पे वसंत बहुत ही पोलाइटली वे में उनको माफ़ कर देता है और इट्स ओके कह के आगे बढ़ता है। लेकिन पार्किंग में जाके एक बैट उठाता है और उन दोनों लड़कों की बाइक की हेडलाइट तोड़ देता है और जाते हुए उनसे कहता है कि अब हिसाब बराबर हो गया, अब मैटर क्लोज करते हैं। रास्ते में अरनिया वसंत पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन साथ ही ये कहती है कि अगर तुम उनको ऐसे ही माफ़ कर देते तो मुझे बहुत बुरा लगता, तुमने कुछ हद तक सही भी किया है। और वसंत इस पे मुस्कुरा उठता है। अब जब वसंत और अरनिया घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में गिफ्ट पड़ा हुआ है। वो उस गिफ्ट को ओपन करते हैं जिसमें एक बहुत ही शानदार पेंटिंग होती है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि आखिर ये गिफ्ट भेजा है तो भेजा किसने है। तभी डोर पे बेल बजती है। वसंत जब दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त डोर पे मौजूद है और वो उसे कहता है कि वसंत तुमने मुझे कॉल करके बुलाया। जिस पे वसंत जवाब देता है कि मैंने उसे कोई कॉल नहीं की, लेकिन उसका दोस्त जवाब देता है कि कॉल करके तुम ही ने मुझे बुलाया और तुमने मुझे कॉल पे कहा था कि तुम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हो। वसंत उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसको कॉल नहीं की, जिस पे उसका दोस्त जवाब देता है कि शायद तुमने शराब पी हुई है और तुम मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हो, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वसंत के दोस्त के जाने के बाद वसंत टीवी लॉन्च में बैठा होता है कि अचानक उसको ऑफिस से कॉल आ जाती है। वो कॉल सुनने के लिए अपने गैलरी में जाके खड़ा होता है तो अचानक ही उसके घर की लाइट चली। इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो सोसाइटी का जनरेटर खुद जाके स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि सोसाइटी में उस वक्त कोई मौजूद नहीं होता। अब वो जनरेटर चलाने के लिए जाते हैं, जहां अरनिया को लगता है कि उसको और वसंत को कोई देख रहा है, लेकिन वसंत के चेक करने पर वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता। घर वापस आने के बाद अरनिया खिड़की से नोटिस करती है कि सामने वाले घर की लाइट जल रही है। इसके बाद वो वसंत को बताती है कि मैनेजर ने तो कहा था कि सोसाइटी में कोई भी नहीं रहता, लेकिन सामने वाले घर की लाइट जल रही है। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि उनको एक बहुत अजीब किस्म की आवाज़ सुनाई देती है। अब वसंत और अरनिया उस घर की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो देख सके कि उस घर में आखिर कौन रहता है। सामने वाले घर और उनके घर के बीच में स्ट्रीट लाइट ख़राब होने की वजह से कुछ रास्ता काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में होता है। खैर अरनिया और वसंत उसकी परवाह ना करते हुए उस घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। वसंत उस घर की खिड़की से झांक के देखने की कोशिश करता है कि आखिर उस घर में कौन मौजूद है, और उसकी नज़र उसी पेंटिंग में पड़ती है जो उनके घर में मौजूद थी। और कुछ देर बाद वो उस घर में अपने आप को ही देखता है। इसको देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अरनिया को लेके वहाँ से भाग निकलता है। वसंत को उस घर के पास से एक सुलगता हुआ सिगार भी मिलता है और वो ये सिगार अरनिया को दिखाता है, और अरनिया देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो सिगार उसने वसंत के लिए मंगाए थे और वो सिगार स्पेशली उसने बर्मा से मंगवाए थे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि किसी और के पास भी वैसे सिगार हों। अब अरनिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो वसंत से रिक्वेस्ट करती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, और वसंत भी यही चाहता होता है। सो वो दोनों गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। वसंत गाड़ी चलाते चलाते नोटिस करता है कि वो बार बार सेम ही स्ट्रीट से गुजर रहे हैं, यानी वो अपने घर से आगे जा ही नहीं पा रहे और सेम स्पॉट पे आके वो बार बार रुक रहे हैं। सो अब उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। सो वो घर वापस आ जाते हैं और वो देखते हैं कि जो पेंटिंग उनको गिफ्ट में मिली थी वो टूटी हुई है, और उनको अंदाज़ा नहीं होता कि आखिर ये किसने किया होगा। अरनिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देती है। वसंत भी अपने दोस्त को फ़ोन करके बताता है कि वो एक प्रॉब्लम में फंस गया और उसे कहता है कि वो जल्दी मेरे घर आ जाए। अब वसंत के ज़हन में एकदम से आता है कि शायद जब पहले उसका दोस्त घर आया था तो इसी कॉल के बारे में बात कर रहा होगा कि मैंने उसे कॉल करके बुलाया है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वसंत का अंदाज़ा होता है और वो इस बारे में मुकम्मल तौर पे श्योर नहीं होता। अब वसंत और अरनिया बैठ के ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। अब वसंत को समझ आ जाती है कि जैसा हमारे घर में है वैसा ही उस घर में भी है, यानी जैसा इस घर में होगा वैसा उस घर में भी होगा।
वो अपने घर की पावर सप्लाई को बार बार टर्न ऑफ करते हैं और अपनी वाइफ को कहते हैं कि देखिए क्या सामने वाले घर की भी लाइट ऑन ऑफ हो रही है या नहीं। उसकी वाइफ जब देखती है तो वो देखती है कि सामने वाले घर की भी लाइट उतनी ही बार टर्न ऑफ हुई है जितनी बार वसंत ने की है। अब वसंत सामने वाले घर में मौजूद अपने ही जैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और वो एक लेटर लेके उनके घर डिलीवर कर कर आता है। लेकिन जब वो अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि वो लेटर उनके घर में मौजूद है, जिसे देखने के बाद वसंत और अरनिया और कंफ्यूज हो जाते हैं। और तभी दरवाज़ा खुलता है और वसंत जैसे दिखने वाला शख्स घर में दाखिल होता है। वो वसंत पे अटैक कर देता है। अरीना वसंत को बचाने के लिए बैट से उसे मारती है और वो शख्स घर छोड़ के भाग जाता है। वसंत अपने चेहरे के घाव देख के काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो शराब पीता है। शराब पीने के बाद वो बैट उठाता है और सामने वाले घर की तरफ बढ़ता है। और वो जब सामने वाले घर में झांकता है तो देखता है कि वहाँ पे अरनिया की डेड बॉडी पड़ी हुई है और वसंत उसके पास बैठ के रो रहा है। और वसंत ने ही गलती से अरनिया को मार दिया है। वसंत जब उनके घर में मौजूद घड़ी पे टाइम देखता है तो उस वक्त 2:30 हो रहे होते हैं। वसंत अपने घर की तरफ वापस बढ़ता है। अरनिया बार बार उससे पूछती है कि उसने आखिर वहाँ पे क्या देखा है, लेकिन वसंत उसको कुछ नहीं बताता। और वापस अपने घर आके जब टाइम देखता है तो वो देखता है कि उसके घर की घड़ी पे उस वक्त 2 बज रहे हैं। और वो देखता है कि जो पेंटिंग टूट चुकी थी वो पेंटिंग अब दोबारा से सही सलामत दीवार पे लगी हुई है। और थोड़ी ही देर बाद उनको बाहर गाड़ी की आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि वो उन्हीं की गाड़ी है और वो गाड़ी एक ब्लैक रीजन से गुजरने के बाद गायब हो गई है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब वसंत समझ आता है कि जो कुछ भी होता है उस डार्क रीजन में गुजरने के बाद होता है। और हमारी गाड़ी 4 बार उस डार्क पैच में से गुजरी और 4 डिफरेंट टाइम लूप में निकली। यानी इसका मतलब है कि वो डार्क पैच एक लूप होल की तरह काम करता है और हम जब भी उसमें से गुजरते हैं तो हम डिफरेंट टाइम लूप में पहुंच जाते हैं। अब अरनिया और वसंत एक बार फिर से उस डार्क पैच में से गुजरने का फैसला करते हैं और वो उस डार्क पैच में से गुजरते हैं और अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। अब अरनिया और वसंत क्या देखते हैं कि बालकनी में आके वसंत किसी से कॉल पे बात कर रहा है। असल में वसंत और अरनिया इस बार टाइम लूप पे पीछे आ गए थे और वो उस वक्त में आ गए थे जब वसंत को किसी की कॉल आई थी और वसंत कॉल सुनने के लिए बाहर गया था। अब अरनिया और वसंत जब उसकी कॉल पे बात सुनते हैं तो पता चलता है कि वसंत प्रभा से बात कर रहा है और प्रभा ने ही पेंटिंग उसको गिफ्ट के तौर पे घर में भेजी थी। वसंत की बातों से ऐसा लग रहा था कि पार्टी वाली रात को प्रभा और वसंत के बीच में कुछ हुआ था, जिसको सुनने के बाद अरनिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। लेकिन वसंत उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था। प्रभा उसकी तरफ बड़ी ज़रूर थी लेकिन उसने प्रभा को पीछे कर दिया था। लेकिन अरनिया समझती है कि वसंत उससे अब झूठ बोल रहा है और गुस्से में वो वहाँ से जाने लगती है। वसंत उसको आवाज़ देता है कि रुक जाओ, क्योंकि वसंत और अरनिया ने हमेशा वो पैच इकट्ठे पार किया था, यानी वो सेम टाइम लूप में इकट्ठे गए थे। लेकिन इस बार अरनिया उस पैच को पहले पार कर जाती है और वसंत देखता है कि वो पैच में से गुजरने के बाद गायब हो गया, यानी अब वसंत ने अरनिया को खो दिया था। वसंत पैच में से गुजरने के बाद अपने घर की तरफ बढ़ता है तो वो खिड़की से देखता है कि अब वो टाइम लूप में और पीछे आ गया और वो उस टाइम में आ गया है कि जब इलेक्ट्रिसिटी गई थी और वो जनरेटर ऑन करने के लिए गैराज में गए थे। और तब अरनिया वहाँ पे उसको देख लेती है, लेकिन वो छुप जाता है और उसको याद आता है कि उस वक्त अरनिया ने जिसको देखा था वो मैं ही था। अब वसंत को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो अपने साथ वाली अरनिया को कैसे फाइंड आउट करेगा। तब भी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, क्योंकि अरनिया ने कॉल करके पुलिस को इमरजेंसी में बुलाया होता है। पुलिस इंस्पेक्टर आके पूछता है कि वो रात के इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहा है। वो बताता है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है, जिस पर इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने हमें इमरजेंसी में कॉल की थी लेकिन अब वो यहाँ पे है नहीं, तो वो है कहाँ। जिस पे वसंत जवाब देता है कि वो मुझे भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है और ना मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वो कहाँ है। सो अब पुलिस इंस्पेक्टर वसंत को लेके पुलिस स्टेशन आ जाता है और उसे पूछताछ करना स्टार्ट करता है। वसंत जिस पे जवाब देता है कि हम 7 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, मैं भला अपनी वाइफ को क्यों हर्ट करूंगा या क्यों मारूंगा। जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर जवाब देता है कि जब भी शक जाता है सबसे पहले हस्बैंड पे शक जाता है। और इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल को ये कहते हुए जाता है कि इसको जेल में डाल दो। अब वसंत के पास कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वो पुलिस वालों को मारे और जेल से भाग जाए, और वो ऐसा ही करता है।
रास्ते में वापस आते हुए उसको एक पुरानी गाड़ी दिखाई देती है जिसके बारे में अक्सर उसको डेजा वू होता था। सो वो उस गाड़ी का पीछा करना शुरू करता है और गाड़ी का पीछा करते करते उस बंदे के घर तक पहुंच जाता है। यहाँ उसे एक बहुत ही बूढ़ा शख्स दिखाई देता है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मनोहर होता है। अब वो मनोहर को बताता है कि उसने काफ़ी दफ़ा अपने ख्यालों में आपकी गाड़ी को देखा था। सो रास्ते में जब उसने आपकी गाड़ी को देखा तो उसका पीछा करते करते वो यहाँ तक आ गया और वो साथ ही मनोहर को अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और उस आवाज़ के बारे में बताता है जो उसने और अरनिया ने सुनी थी, जिस पे मनोहर जवाब देता है कि ये आवाज़ वो भी पहले सुन चुका है जो कि 1964 में सुनी थी। मनोहर वसंत को एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें ये लिखा होता है कि कैसे मनोहर ने अपने 2 दोस्तों का मर्डर कर दिया। अब मनोहर वसंत को उस रात की असल कहानी सुनाता है और उसको बताता है कि जब गोली चलने की उसने आवाज़ सुनी और वो घर की तरफ वापस भागा तो वो देखता है कि गणेश को किसी ने गोली मार दी है और उसने जब गणेश से पूछा कि ये किसने किया है तो गणेश ने उसी का नाम लिया और जब वो रूम से बाहर निकला तो वो देखता है कि एक शख्स अपने हाथ में पिस्टल लिए जा रहा है और जब उसने उसको आवाज़ दी तो वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही था। मनोहर बताता है कि जब उसने जज के सामने ये पूरी स्टोरी सुनाई तो जज समझा कि मैं मेंटली डिसेबल हूँ। सो उन्होंने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए भेज दिया और जब उन्होंने ये पाया कि मैं नॉर्मल हो चुका हूँ तो मुझे जेल से रिहा कर दिया गया। मनोहर ने इसके बाद इस बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और वो बताता है कि उसने रिसर्च में ये पाया कि दुनिया में पैरेलल रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और जब हम टाइम लूप में ट्रैवल करते हैं तो हम उन्हीं में से एक पैरेलल रियलिटी में घूम रहे होते हैं। और जैसे तुमने बताया कि तुम एक डार्क पैच में से बार बार गुजरे हो तो वो एक वार्म होल है जिसने 2 रियलिटीज़ को कनेक्ट कर दिया, तो तुम बार बार एक रियलिटी से निकल के दूसरी रियलिटी में जा रहे हो। ये सब जानने के बाद वसंत वहाँ से निकल पड़ता है। उसके जाने के बाद मनोहर को पता चलता है कि आज सुपर मून है और वो वसंत को कॉल करके बताता है कि जो वार्म होल बना है वो सुपर मून के इफेक्ट की वजह से बना है और अगर वो अपनी वाइफ अरनिया को बचाना चाहता है तो सुपर मून के ख़त्म होने से पहले उनमें से एक रियलिटी के वसंत को मारना होगा। वसंत जैसे ही अपने घर वापस पहुंचता है तो वहाँ पे पुलिस ऑलरेडी पहुंची होती है और वो वसंत को पकड़ लेती है, लेकिन इस बार फिर से वसंत टाइम में पीछे आ गया होता है और पुलिस इंस्पेक्टर को ये याद भी नहीं होता कि वसंत उसकी कस्टडी से भागा था। वसंत इस बात का फ़ायदा उठाता है और पुलिस इंस्पेक्टर को कहता है कि मैं कन्विंस करता हूँ कि मैंने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है और ये कहने के बाद वो पुलिस से अपना हाथ छुड़ाता है और डार्क पैच में से गुजर जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर देखता है कि डार्क पैच में से गुजरने के बाद वसंत वहाँ से गायब हो चुका है और वसंत अब अपने घर में आता है और दूसरे वसंत पे अटैक कर देता है और ये मूवी का वही सीन होता है जो हम पहले भी देख चुके हैं, यानी पहले भी जो वसंत पे अटैक हुआ था वो इसी वजह से हुआ था, लेकिन इस बार भी वसंत उस दूसरे वसंत को नहीं मार पाता और घर से बाहर आ जाता है और फिर से उस डार्क पैच में से गुजरता है और अब डार्क पैच में से गुजरने के बाद वो एक और टाइम रियलिटी में आ जाता है जहाँ पे वो देखता है कि अरनिया उसको बता रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अनकरीब माँ बनने वाली है। ये जानने के बाद वसंत बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसने ना सिर्फ अपनी वाइफ को खो दिया होता है बल्कि अपने आने वाले बच्चे को भी खो दिया होता है। अब वो घर से बाहर आता है और वो देखता है कि पुलिस की जीप उसके पास आके रुकी है और उसमें से अरनिया बाहर आती है। इस बार इंस्पेक्टर वसंत से पूछते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारी वाइफ काफ़ी परेशान हो गई थी और उन्होंने पुलिस में आकर रिपोर्ट करा दी थी। और वसंत को शौक उस वक्त होता है जब अरनिया उसे बताती है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई तो वो जनरेटर ऑन करने के लिए अकेले गया था। वसंत ये जान के हैरान हो जाता है क्योंकि वो हर टाइम रियलिटी में जब भी जनरेटर ऑन करने गया था तो अरनिया उसके साथ थी। खैर अब वसंत और अरनिया घर वापस जाने का फैसला करते हैं और वो गाड़ी में बैठ के अपने घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में वसंत अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप पे रोकता है और वो बाथरूम यूज़ करने के लिए उतरता है और तब भी वहाँ पे एक और वसंत बाथरूम में एंटर करता है। मूवी के लास्ट सीन में वसंत गाड़ी में आके बैठता है और हम ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि कौन सा वसंत गाड़ी में आके बैठा है और इसी कन्फ्यूजन के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।